इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, बेहतरीन शेयर मार्केट की वीडियो और बेहतरीन संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने कंप्लीट नेशनल पेंशन स्कीम के जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, प्रश्न होते हैं, उन सबको लेकर मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो जरूर देखना आप। इसके अलावा एक्सेल की सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। आज हम लाए हैं DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। बैंक बंद हो जाए या बैंक बर्बाद हो जाए और आपने किसी बैंक में पैसा लगा रखा है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? क्या आपने जिस बैंक में पैसा लगा रखा है वो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आता है? आपने कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी नाम सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी नाम सुना होगा, रूरल बैंक्स का नाम सुना होगा। बहुत सारे बैंक्स हैं, आपके अलग अलग बैंक में अलग अलग खाते हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो आप या शहरी क्षेत्र में। मैं उन सब का जवाब देने वाला हूं जो आपका पैसा बचाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट DICGC डिपॉजिट स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा सा डाटा होता है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि ये आपके पैसे का मामला है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये DICGC है क्या। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। DICGC, जिसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC कहते हैं, इज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ये RBI की एक कंपनी है DICGC, और इस कंपनी पर संपूर्ण अधिकार RBI का है, कंप्लीटली 100% अधिकार। तो ये यूं समझ लो RBI का ही एक संगठन है, ठीक है। It was established on 15 July 1978 under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961 for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facility। और इसकी DICGC की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1978 को। क्यों की गई वो भी समझ लो। दो पर्पज थे इसके। सबसे पहला पर्पज था इसका डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस देना, यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स है, ध्यान रखना केवल पब्लिक डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं, जो पब्लिक डिपॉजिट्स है उसकी सिक्योरिटी लाना, उसका इंश्योरेंस करना। दूसरा कि जो क्रेडिट लिया जाता है, लोन लिया जाता है लोगों के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट्स की स्कीम में, उसके लिए गारंटी प्रदान करना। तो ये दो तरह से काम करता है, गारंटी देता है क्रेडिट्स के लिए और डिपॉजिट्स के लिए इंश्योरेंस देता है। अब आगे देखते हैं DICGC को। विच बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय द DICGC? तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक्स। ऑल कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय द DICGC। जितने भी भारत में कॉमर्शियल बैंक्स है, चाहे से वो सरकारी बैंक हो, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी हो, या कोई प्राइवेट बैंक हो, ICI, ये आपका SDFC, यस बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक हो जो कॉमर्शियल बैंक है वो DICGC की इंश्योरेंस स्कीम में आता है और कवर्ड है। इसके अलावा कोई लोकल एरिया में बैंक हो आपके, कोई रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, वो भी DICGC की इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कुछ लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं आते DICGC की स्कीम में, मैं कहता हूं आते हैं। देखिए, ऑल स्टेट, सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो कॉल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शनिंग इन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। जितने भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनको हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं, ये स्टेट और सेंट्रल के अंडर में आते हैं, ठीक है, उन सबको डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया गया है। एट प्रेजेंट ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड बाय द DICGC। अभी करंट में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, जितने भी, वो सब DICGC की इंश्योरेंस स्कीम में है। अब आपका किसी भी
कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट हो भले, लेकिन आपको डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीस। जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक, देखो ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक को तो इंश्योरेंस मिला हुआ है डीआईसीजीसी का, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं मिला हुआ है, ये ध्यान रखना। जो सहकारी समितियां होती हैं उन्हें डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली हुई है, इसमें आपका पैसा सिक्योर नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुल रही है, अलग अलग नाम पे, मैं नाम नहीं ले सकता, अलग अलग नाम पर खुल रही हैं, जो कभी खुलती हैं और कुछ समय बाद बंद हो जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली लोगों का पैसा लूट कर ले जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर अपनी पैठ जमाने में आसानी से कामयाब हो जाती है। इसलिए तो कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो तो सिक्योर्ड हैं डीआईसीजीसी से, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज सिक्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड नहीं है डीआईसीजी से। ठीक है, फिर है उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। इस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को हिंदी में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के नाम से इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं अभी जो इसमें सिक्योर्ड है, प्राइवेट सेक्टर के 22 बैंक है जो इस स्कीम में आते हैं, फॉरेन बैंक्स 46 हैं जो इस स्कीम में आ रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कई बार आपने बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके आगे फाइनेंस बैंक लगता है, जिनके आगे फाइनेंस बैंक लगता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर सकता हूं, अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी इस डीआईसीजीसी स्कीम में कवर्ड है, उनका भी इंश्योरेंस है। तो जिस भी बैंक के आगे फाइनेंस बैंक लग जाए वो भी कवर्ड है। कोई पेमेंट बैंक है वो भी कवर्ड है, रीजनल रूरल बैंक्स है वो भी कवर्ड है इसमें। ठीक है, लोकल एरिया कोई बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये सब कवर्ड हैं किसमें, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन स्कीम में। ठीक है, बाद में हो सकता है ये लिस्ट अपडेट हो जाए, अभी करंट की बता रहा हूं मैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे आता है व्हाट डज द डीआईसीजीसी इंश्योर। तो देख लेते हैं इसका आंसर कि डीआईसीजीसी कैसे इंश्योर करता है। द डीआईसीजी इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट्स सच एज सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एटसेट्रा। जितने भी आपका बचत खाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, आपका चालू खाता हो गया, आपका आवर्ती जमा खाता हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये जितने भी खाते हैं वो सब डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होते हैं। अगर इसमें आपका पैसा है सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में, तो आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, अगर आपका इस तरह की कोई डिपॉजिट है तो उसे डीआईसीजीसी इंश्योर नहीं है। जैसे नंबर 1, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशी सरकारों की जो डिपॉजिट्स है उसे डीआईसीजीसी के तहत इंश्योर नहीं किया गया है। दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकारें जो पैसा जमा कराती है बैंक्स में, वो भी डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं आता है। नंबर 3, इंटरबैंक जो डिपॉजिट्स होती हैं वो भी इसमें स्कीम में नहीं आएंगी। चौथा, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये भी शामिल नहीं होगा। पांचवा, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी शामिल नहीं होगा। और छठा, एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई प्रीवियस आरबीआई से अप्रूवल है तो उसे भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा डीआईसीजीसी का। लेकिन आप घबराए नहीं, आपका बचत खाता, आपका अवधि खाता जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ये सब आपके सिक्योर्ड हैं डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस पॉलिसी में। फिर आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, एनपीएस एटसेट्रा अकाउंट इंश्योरेंस। अब आपके मन में, बहुतों के मन में ये प्रश्न होगा, इन प्रश्नों का जवाब कहीं नहीं मिलेगा, मैं दूंगा आपको इन प्रश्नों का जवाब। इसीलिए कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ एक्स्ट्रा है।
तो प्रश्न ये आता है कि सर इतने सारे अकाउंट सिक्योर है तो क्या पीपीएफ में हमारा 15 लाख रुपया है, क्या वो भी सुरक्षित है? सुकन्या में 10 लाख है, वो भी सुरक्षित है या नहीं है? एनपीएस में है 50 लाख, वो भी सुरक्षित है या नहीं है? ये तो बता दो। ठीक है, तो देख लो इसका आंसर। द DICGC डज नॉट इंश्योर एनी गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स लाइक पीपीएफ, एनपीएस एटसेट्रा। ये क्लियर कर लो, जो DICGC है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ना तो पीपीएफ पर लागू होती है, ना सुकन्या समृद्धि योजना पर लागू होती है, ना एनपीएस अकाउंट में। तो फिर क्या ये बर्बाद हो जाएंगे हमारे पैसे? किसी बैंक में मैंने पीपीएफ अकाउंट खुलाया और अगर वो मान लो बैंक बर्बाद हो गया तो क्या मेरा पीपीएफ का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सुकन्या का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, या एनपीएस का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये भी भ्रम निकाल देना। मैंने ये बोला है DICGC का इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन ये देखो, बट पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स विच बियर सॉवरेन गारंटी इज फुली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीपीएफ अकाउंट हो, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो, एनपीएस अकाउंट हो, भले ही इन्हें DICGC की इंश्योरेंस नहीं मिला हो, लेकिन इन्हें भारत सरकार की गारंटी मिली हुई है। इसलिए इन अकाउंट्स में जितना भी पैसा है, मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, जितना भी पैसा है वो सब भारत सरकार की गारंटी से सुरक्षित है। चाहे से आपके पीपीएफ अकाउंट में 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, सुकन्या समृद्धि में हो, सब आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि ये भारत सरकार की गारंटी से आते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। ऐसे ही कई प्रश्न आएंगे, भी देखना आपके जवाब आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो में जुड़े रहो आप तो। What is the maximum deposit amount insured by the DICGC? अब हम देखते हैं DICGC ने मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना कर रखा है हमारे लिए। Each depositor in a bank is insured up to a maximum 5 lakh rupees for both principal and interest amount held by him in the same right and same capacity as on the date of liquidation cancellation of bank license। कोई बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया या वो बैंक बैंकक्रप्ट हो गया, बर्बाद हो गया है, लिक्विडेशन हो गया है, उसका बंद हो गया है, आप सरल सी भाषा में बैंक बंद हो जाए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। अब खास बात, ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों के लिए है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 50 लाख है तब भी 5 लाख ही मिलेगा, 50 करोड़ है तब भी 5 लाख ही मिलेगा, और अगर 4 लाख है तब भी 5 लाख नहीं मिलेगा। ये गलतफहमी मत पाल लेना। 5 लाख से कम अगर जमा है तो उतना ही मिलेगा, और 5 लाख से ज्यादा जमा है तो 5 लाख ही मिलेगा। क्लियर हो गया? अब इन चीजों को मैं अभी बताऊंगा, ये वाली चीज मैं लेके आऊंगा उदाहरण सहित। सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी क्या होती है सर, इसको आगे चर्चा करेंगे हम। अभी देखो, और हिस्ट्री ऑफ मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय द DICGC। DICGC ने कब कब ये अमाउंट बढ़ा दिया है इंश्योरेंस का, तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले जनवरी 1968 में स्टार्ट किया था, 5,000 रुपए का इंश्योरेंस रखा था तब। फिर 1 अप्रैल 1970 से 10,000 रुपए कर दिया इसे बढ़ाकर। 1 जनवरी 1976 से बढ़ाकर 20,000। फिर 1 जुलाई 1980 से 30,000 कर दिया गया। 1 मई 1993 से इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया, और अभी पिछले साल ही फरवरी 2020 से इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। क्यों कर दिया गया जानते हो? क्योंकि फरवरी 2020 से कुछ महीने पहले कई बैंक्स की बर्बाद होने की सूचना और लोगों के लूटने की सूचना आई थी। तब भारत सरकार ने जो छोटी बचत करने वाले लोग हैं स्पेशली, उनको राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक इसकी लिमिट बढ़ाने के लिए आदेश दिया था। तो ये 5 लाख रुपए तक आपके सुरक्षित है। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन मैक्सिमम आपको बैंक के दिवालिया होने पर 5 लाख ही मिलेगा। करंट में ये है, बाद में और चेंज हो जाएगा ये। अब आगे, व्हाट इज द सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड डिपॉजिट्स कैप्ड बाय वन पर्सन इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए बैंक। अब एक प्रश्न ये आता है कि सर एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में हमने पैसा रख रखा है, FD में, करंट में, अलग अलग, तो अब उसका क्या खेल है फिर? तो भैया ये भी सुन लो, द डिपॉजिट्स कैप्ड in different branches of a bank are aggregated for the purpose of insurance cover and a maximum amount of up to rupees 5 lakh is paid। कहने का मतलब, एक मान लीजिए आपका SBI अकाउंट में, SBI बैंक में अकाउंट है और केवल एक शाखा में नहीं है, 4 शाखाओं में आपने SBI में अकाउंट खुला रखा है,
और 4 शाखाओं में अलग अलग पैसा जमा करा रखा है, लेकिन वो सारा पैसा मिलकर चारों शाखाओं के जो सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, वो सारा मिलकर मैक्सिमम इंश्योरेंस आपका कितना है? 5 लाख का ही है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एसबीआई बंद हो गया तो जितनी भी शाखाओं में आपका सारा पैसा था वो सब मिलाकर फिर भी आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? फिर है, डज द DICGC इंश्योर जस्ट द प्रिंसिपल ऑन एन अकाउंट और बोथ प्रिंसिपल एंड अक्रूड इंटरेस्ट? ये भी प्रश्न आता है कि सर केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ही शामिल होता है इंश्योरेंस में, या जो ब्याज होता है उसका वो भी शामिल होता है? तो इसका भी देख लो आंसर। द DICGC इंश्योर्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट यानी कि मान लीजिए कितना कोई अमाउंट जमा करा रखा है बैंक में और उस पर ब्याज भी मिला, लेकिन मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर 5 लाख तक का ही आपका इंश्योरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल हैड एन अकाउंट विद ए प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ऑफ 4,95,000 प्लस accrued interest of 4,000, the total amount insured by the DICG would be 4,99,000। अब ये क्या है? ये पूरा इसको समझ लो। 4,95,000 रुपए आपने डाले अकाउंट में और उसका 4,000 रुपए का ब्याज मिला, तो टोटल कितना अमाउंट हुआ आपका? 4,99,000। और 5 लाख की लिमिट कर रखी है, तो आप जब बैंक बंद होगा तो आपको 4,99,000 रुपए दे दिए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ 10 लाख रुपए जमा कराया होता और उसका ब्याज होता मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो क्या 11 लाख मिलता? नहीं। तो क्या 6 लाख मिलता? नहीं। फिर भी वही 5 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा। ये क्लियर कर लेना। हो गया है? अब आगे चलते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, आप जुड़े रहें। आप कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज्ड बाय डिपॉजिटिंग फंड्स इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट्स ऑल एट द सेम बैंक? ये भी प्रश्न आता है कि क्या है, कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज्ड बाय डिपॉजिटिंग फंड्स इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट्स ऑल एट द सेम बैंक? तो इसका भी आंसर देख लीजिए। ऑल फंड्स हेल्ड इन द सेम टाइप ऑफ ओनरशिप एट द सेम बैंक आर एडेड टुगेदर बिफोर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज डिटरमाइंड। आपके कितने भी अकाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। इफ द फंड्स आर in different types of ownership or deposited into separate banks, they would then be separately insured। अब यहां एक चीज आ जाती है कि सर अगर मेरा दो तरह के प्रश्न निकल के आ रहे हैं, समझो बात। पहला कि मेरा ही अकाउंट मैंने 4 जगह खोल रखा है एसबीआई में, तो मुझे कितना मिलेगा मैक्सिमम इंश्योरेंस? 5 लाख का, भले ही आपके चारों अकाउंट में मिलाकर 50 लाख हो। दूसरा प्रश्न कि मैंने अपना अकाउंट एक एसबीआई में खोल रखा है, एक पीएनबी में खोल रखा है, एक बीओबी में खोल रखा है, एक आईसीआईसीआई में खोल रखा है, एक एचडीएफसी में खोल रखा है, फिर मेरा इंश्योरेंस कितना होगा सर? प्रत्येक बैंक का 5 लाख। तो जितने बैंक हो गए उसके हिसाब से 5 लाख 5 लाख 5 लाख बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक बैंक का इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो जितने बैंक में आपका अकाउंट है और जितनी डिपॉजिट है उस पर मैक्सिमम आपको 5 लाख के हिसाब से इंश्योरेंस मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब अगर सारे बैंक बंद हो जाए, मान लीजिए 5 बैंक में आपने जमा करा रखे थे पैसे और पांचों के पांचों बैंक बंद हो जाए, ठीक है, तो आपको 5 × 5 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको पैसा इंश्योरेंस का मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स held in the same capacity and same right and deposit held in different capacity and different right? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है वीडियो। अब मैं आपको एक गहराई से समझाने वाला हूं और उदाहरण भी लाऊंगा, उदाहरण से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्या देखने वाले हैं हम कि सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट क्या होता है और डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट क्या होता है, जिससे कि हम इसको इंश्योरेंस को समझ सके। तो देखो आप, इफ एन इंडिविजुअल ओपन्स more than one deposit account in one or more branches of a bank, ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक ब्रांच में, बैंक में नहीं, एक ही बैंक की एक से अधिक ब्रांच में अगर अकाउंट खोलता है कोई इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल, श्री एस के पंडित ओपन्स, कोई एस के पंडित नाम का व्यक्ति है, 1 or more सेविंग एंड करंट अकाउंट एंड 1 or more फिक्स्ड रिकरिंग
डिपॉजिट अकाउंट्स एटसेट्रा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एस के पंडित, वो एक बचत खाता खोल लेता है एक शाखा में, दूसरी शाखा में वो अपना फिक्स्ड अकाउंट खोल लेता है, रिकरिंग अकाउंट खोल लेता है, ऐसे अलग अलग अकाउंट खोल लेता है, ठीक है। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज अकाउंट्स हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी एंड इन द सेम राइट। और ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट हैं वो सारे के सारे किस कैपेसिटी में माने जाएंगे? सेम कैपेसिटी इन द सेम राइट। देयरफॉर द बैलेंसेस इन द ऑल दीज अकाउंट्स आर एग्रीगेटेड एंड इंश्योरेंस कवर इज अवेलेबल अप टू ₹5 लाख इन मैक्सिमम। तो इसका मतलब आप अलग अलग एक ही बैंक की, ध्यान रखना, एक ही बैंक की अगर अलग अलग ब्रांच में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये सब खुलाते हैं अलग अलग ब्रांच में, तो भी इन सब का मिलाकर आपको टोटल कितना मिलेगा? मैक्सिमम इंश्योरेंस 5 लाख का ही मिलेगा। आप सोचे कि मेरा अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग इंश्योरेंस, नहीं, 5 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि वो आता है किस कैटेगरी में आ रहा है? ये सेम कैपेसिटी और सेम राइट के केस में आ रहा है, ठीक। अब फिर हम दूसरा देखते हैं केस। तो ये तो हो गया मैक्सिमम 5 लाख तक का। अब दूसरा देखते हैं इसी केस में। इफ श्री एस के पंडित आल्सो ओपन्स, ध्यान रखना, पंडित जी जो अपने एस के पंडित जी हैं उन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट खोल लिया, वो एक अलग खोल लिया। अब मैं बात कर रहा हूं आल्सो ओपन्स अदर डिपॉजिट अकाउंट्स इन हिज कैपेसिटी एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, किसी फर्म के पार्टनर के रूप में खोला, और गार्जियन ऑफ ए माइनर, किसी माइनर के गार्जियन के रूप में खोला, और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में खोला, या ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट के रूप में खोला, और एक जॉइंट अकाउंट के रूप में खोला, जैसे से विद हिज श्रीमती के ए पंडित। मान लीजिए अपनी पत्नी के ए पंडित के साथ उन्होंने जॉइंट अकाउंट खोल लिया, ठीक है, इन वन और मोर ब्रांचेस। ध्यान रखना ये एक ही बैंक की एक या एक से अधिक ब्रांच का केस चल रहा है, ऑफ द बैंक, देन सच अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज हेल्ड इन डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट्स। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, ऐसे केस में ये सारे अकाउंट्स क्या बन जाएंगे? डिफरेंट कैपेसिटी वाले और डिफरेंट राइट्स वाले। तो इसका फायदा क्या होगा? अकॉर्डिंगली सच डिपॉजिट अकाउंट्स विल आल्सो एंजॉय द इंश्योरेंस कवर अप टू ₹5 लाख सेपरेटली। तो प्रत्येक अकाउंट के लिए 5 लाख के हिसाब से उनका इंश्योरेंस कवर बढ़ता चला जाएगा। भले ही उन्होंने 4 अकाउंट अपने नाम पर खोल रखे हैं, लेकिन चारों के चारों अकाउंट अलग अलग पर्पज में है। कोई पार्टनर ऑफ ए फर्म के रूप में खोल रखा है, कोई गार्जियन ऑफ ए माइनर के रूप में खोल रखा है, समझ रहे हो। एस के पंडित जी ने एक अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोल रखा है, एक पार्टनर ऑफ ए फर्म के रूप में खोल रखा है, एक गार्जियन ऑफ ए माइनर के रूप में खोल रखा है, एक ट्रस्टी के रूप में खोल रखा है, एक अपनी श्रीमती के साथ वो कर रखा है जॉइंट अकाउंट। तो उन सब में 5-5 लाख की लिमिट होगी और इंश्योरेंस इन सब में 5-5 लाख का मिलेगा। अभी देखो मैं इसको उदाहरण से और समझाता हूँ। देखो इसको उदाहरण से देखते हैं, ये सारी कहानी आ गई। अकाउंट इंश्योर्ड अंडर DICGC की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एस के पंडित जी ने इंडिविजुअल अकाउंट खोला, एक सेविंग अकाउंट खोला जिसमें 4,17,200 रुपए है, करंट अकाउंट में है मान लीजिए 22,000 और FD अकाउंट में है 80,000। तो टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई इनकी? 5,19,200 रुपए की। तो इनको कितना इंश्योरेंस मिलेगा? मात्र 5 लाख का, ठीक है। ये SBI, मान लीजिए SBI की अलग अलग ब्रांच में ये अकाउंट खोल रखा है। SBI कोई बैंक है और उस SBI बैंक की अलग अलग ब्रांच में या एक ही ब्रांच में ये तीनों अकाउंट खोल रखे हैं, कैसे भी ले सकते हो उसको। लेकिन उसको इंश्योरेंस कितना मिलेगा श्रीमती एस के पंडित जी को? 5 लाख तक का, यानी कि अगर SBI बंद हो गया तो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। भले ही उसके अकाउंट में 50 लाख हो, 5 करोड़ हो या 50 करोड़, 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब दूसरा केस, श्री एस के पंडित पार्टनर्स ऑफ ABC एंड कंपनी, दूसरा अकाउंट खोला। पहला अकाउंट तो वो इंडिविजुअल के रूप में खोल चुके हैं, दूसरा अकाउंट एस के पंडित जी खोल रहे हैं पार्टनर ऑफ ABC कंपनी के रूप में। कोई ABC कंपनी है उसके पार्टनर के रूप में खोल रहे हैं और उन्होंने करंट अकाउंट खोला कितने लाख का? 4,75,000 है उस करंट अकाउंट में, और FD बनाई 50,000 की। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5,25,000। तो इस दूसरे अकाउंट के रूप में भी उनको 5 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ रहे हो। पहला इंश्योरेंस इंडिविजुअल के रूप में उनको 5 लाख का मिल चुका है, यहां उन्हें दूसरा इंश्योरेंस और मिल रहा है 5 लाख का, भले ही उनके नाम पर ही अकाउंट खुल रहा है। फिर तीसरा केस, श्री एस के पंडित गार्जियन ऑफ मास्टर अजीत, मान लीजिए उनका कोई बेटा है, उसके नाम अजीत के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर वो एक और अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें 97,800 रुपए सेविंग अकाउंट में डाले और FD में उन्होंने डाले 3,80,000। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 4,77,800 रुपए। तो इस केस में वो उनका इंश्योरेंस का पैसा कितना मिलेगा उनको?
4,77,800, क्योंकि 5 लाख से कम है ना, तो 5 लाख या 5 लाख से कम होंगे तो पूरा पैसा मिलेगा। फिर एक और अकाउंट खोला उन्होंने, एसके पंडित ने ही अकाउंट खोला। डायरेक्टर जेके उद्योग लिमिटेड, कोई जेके उद्योग लिमिटेड कंपनी चलाते हैं वो, उसके डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अकाउंट खोला और करंट अकाउंट खोला 4,30,000 है उस अकाउंट में, और 2,45,000 की एफडी कराई, और मान लीजिए वो बैंक बंद हो गया, ठीक है, तो जमा तो उन्होंने कितना कर रखा है 6,75,000, लेकिन मिलेगा कितना इंश्योरेंस का 5 लाख ही। फिर एक और अकाउंट खोल लिया मान लीजिए एसके पंडित ने जॉइंटली अपनी श्रीमती जी के साथ, के पंडित के साथ, और उस अकाउंट में 87,500 रुपए जमा करा दिए। करंट अकाउंट में 4,50,000 जमा करा दिए और एफडी में 70,000 जमा करा दिए, तो टोटल डिपॉजिट तो 6,07,500 रुपए की हुई है, लेकिन इंश्योरेंस कितना मिलेगा 5 लाख का। तो इस केस में ध्यान रखना, इस केस में एस के पंडित के कितने अकाउंट हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन 5 अकाउंट पर, एक अकाउंट पे 5 लाख मिलता है, तो 5 अकाउंट में मैक्सिमम 25 लाख रुपए उनका इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। लेकिन उनको मिलेगा कितना, 5 लाख यहां से मिलेगा, 5 लाख यहां से मिलेगा, यहां से 4,77,800 मिलेगा, फिर 5 लाख यहां से, 5 लाख यहां से, तो ऐसे करके 24,77,800 मिलेगा। 25 लाख नहीं मिलेगा कि सर इधर से हमारे पैसे ज्यादा थे तो इधर क्यों नहीं बढ़ा दिया, नहीं, वो अलग अलग अकाउंट की लिमिट है 5 लाख, उसी के अनुसार वर्क करना पड़ेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं 24,77,800 रुपए का इंश्योरेंस हो गया है उनका। अगर किसी केस में ये एसबीआई का अकाउंट, एसबीआई बैंक बंद हो जाए तो उनको इतना पैसा मिल सकता है। कब, ये जब ये अलग अलग अकाउंट है। ध्यान रखना ये कौन सी कैपेसिटी थे, डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट का केस है ये, और सेम कैपेसिटी और सेम राइट में तो सारा मिलकर 5 लाख ही है, ये क्लियर कर लेना। फिर आगे देखते हैं, कैन द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द डिपोजिटर। क्या कोई डिपोजिटर का कोई पेबल ड्यूज है, क्या वो कट सकता है क्या बैंक बंद होने के दौरान? यस, बैंक्स हैव द राइट टू सेट ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एज ऑन कट ऑफ डेट। द डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेल्ड आफ्टर नेटिंग ऑफ सच ड्यूज। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है और आपका बैंक आपसे कुछ पैसा मांगता है, उसका ड्यू चल रहा है, तो आपको सबसे पहले वो पैसा बैंक को चुकाना होगा, फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर होगा। फिर उसके बाद है आगे, हु पेज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस तो हो रहा है आप लोगों का सबका, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, क्या आप कर रहे हो क्या इसकी पेमेंट? तो देख लीजिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज बोर्न एंटायरली बाय द इंश्योर्ड बैंक। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। ये सारा खर्चा कौन करता है, बैंक करता है। बैंक देता है पैसा और बदले में उसको इंश्योरेंस मिलता है। और इंश्योरेंस कौन देता है, डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी को बैंक पैसा देते हैं और बदले में वो इंश्योरेंस कवर करता है। कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम द डीआईसीजीसी कवरेज? नो, the deposit insurance scheme is compulsory and no bank can withdraw from it। DICGC की जो इंश्योरेंस स्कीम है ये कंपलसरी है और कोई भी बैंक इस इंश्योरेंस को देने से मना नहीं कर सकता है और उसे कंपलसरी ये स्कीम लेनी ही होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने आपके जितने भी प्रश्न है DICGC को लेकर वो सब अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक देखने को मिलेंगे। बस थोड़े से लंबे होते हैं क्योंकि मैं डिटेल ज्यादा लाता हूं। मैं जानता हूं कि लोग बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि जो देख रहा है, जो कम से कम नॉलेज लेना चाहता है, उसे कंप्लीट नॉलेज मिले। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।